आप देख रहे हैं आजाद ऑल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 27 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे यमन के हाउथीज ने लिया बदला। टेल अवीव में एयरपोर्ट, रेड सी में जहाज समेत 3 टारगेट हिट करने का दावा। कल रात इजराइल ने बरसाए थे यमन पर बम। पोर्ट एयरपोर्ट को पहुंचा भारी नुकसान, 6 की गई जान। लेबनान से अपनी हदों में वापस लौट रही ज़ायनी फौज, अहम पोजीशन छोड़ लौटी इजराइल। इजरायली फौज की हैवानियत भरी हरकत। नॉर्थ गजा में कमाल अदवान हॉस्पिटल के आसपास बमबारी, 50 की मौत। सीज फायर ना हुआ तो नेतन्याहू को जेल भेजने की तैयारी, केस करेंगे हजारों इजरायली। नेतन्याहू की बीवी सारा भी सीरियस मामले में फंसी, होगी जांच। और यूक्रेनी फौज ने पकड़ा नॉर्थ कोरियन फौजी, रूस की तरफ से लड़ रहा था जंग। तो जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा हमेशा की तरह होंगी खबरें। सबसे पहले तो शुरुआत ये कि यमन ने अपना बदला लेने का दावा किया है इजराइल से। और जिस तरीके से यमन की सना जो राजधानी है हाउथीज के कंट्रोल वाली, वहां एयरपोर्ट को तबाह किया इजरायली एयरफोर्स ने, वैसे ही एक मिसाइल दागी है, बैलिस्टिक मिसाइल दागी है यमन ने टेल अवीव के ऊपर। टेल अवीव में जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर मिसाइल दागने और एयरपोर्ट को हिट करने का दावा किया है। ये इतनी इनिशियल रिपोर्ट है कि अभी कोई तस्वीर सर बाहर नहीं आ सकी। उम्मीद ये करते हैं कि हम इसके लिए अलग से तस्वीरें आ गई तो एक और एपिसोड बनाएंगे। लेकिन ये हाउथीज ने दावा किया है कि हमने टेल अवीव एयरपोर्ट को हिट किया है। अल अरेबिया न्यूज़ ने हेडलाइन दी तो याहिया सारी का भी बयान मैंने सुन लिया, जाकर अरबी में था, इंग्लिश में हालांकि उन्होंने जो है नीचे एक जानकारी दी है कि 3 हमले किए हैं बदला लेने की शक्ल में। क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट पर हमले किए तो इन्होंने कहा कि हमने भी समंदर में और जहां से ये हवा में उड़ते हैं वहां भी चोट मारी है। अब ये क्या है, यमनी आर्म फोर्सेस ने कहा है। याहिया सारी आए थोड़ी देर पहले, उन्होंने दोपहर 1:45 बजे ये बयान जारी किया और ये कहा कि हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट जो टेल अवीव का है उसको एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हिट किया है। इजराइल के किसी भी आयरन डोम की बस की बात नहीं थी कि इसको इंटरसेप्ट कर पाते। वो इसका दावा करें अलग बात है। इजरायली अखबारों में इस खबर को जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक उठाया भी नहीं गया। वो क्लेम ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट कर ली या नहीं कर ली। खैर, याहिया सारी ने दावा किया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को हमने हिट किया है, हमने टारगेट अचीव किया है। इसके अलावा एक वाइटल टारगेट को जो है वो जाफा एरिया है जो इजराइल का, उसमें हमने जाकर एक वाइटल टारगेट को हिट किया है। एक मिलिट्री अड्डा था इजराइल का, उसे जाकर हिट किया है और वहां हमने तबाही मचाई है। ये याहिया सारी का दावा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने एक जहाज को, पानी के जहाज को जिसका नाम सांता उर्सुला है, उसे भी रेड सी में कई ड्रोन्स दागकर हमने दनादन उस पर उसे हिट किया है और उसको नुकसान पहुंचाया, आग लगी है। और ये जो बीच वाला मैंने हमला मिलिट्री साइड वाला बताया, यहां पर सिर्फ एक ड्रोन दागा गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई और जो समंदर में जहाज को निशाना बनाया है उर्सुला को, सांता उर्सुला को, वो उस पर कई ड्रोन दागे गए हैं। 27/12 यानी 27 दिसंबर को याहिया सारी ने जानकारी दी। और ये ग्राफिकल प्लेट भी आपने सब मेरी जो है स्पीच के दौरान देखी होगी। ये जो 4 रेड पॉइंट थे ना, ये असल में ये वो अटैक्स की जो है वो पूरी डिटेल है, इंफॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूं आपने पढ़ ली होगी। याहिया सारी ने इसे मुहैया कराया। अब देखिए क्यों हुआ ये एयरपोर्ट पर हमला। इस एयरपोर्ट पर हमला होने से 7 घंटे पहले लगभग इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुद वार्निंग जारी कर दी थी। उन्हें पता था कि यमन के हाउथीज मारेंगे बेन गुरियन एयरपोर्ट को, फिर भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। ये जो वार्निंग लीफलेट है या ये वार्निंग नोटिस जो है, ये जो अरबी में छपा हुआ है और हेब्रू में भी छापा गया था। अरबी में जो अरब इजराइल में रहते हैं उनके लिए भी ये लिखा गया था कि बेन गुरियन एयरपोर्ट के आसपास से आप हट जाइए। इसमें अरबी में लिखा है, ये आईडीएफ की तरफ से जारी वार्निंग थी इस हमले से 7 घंटे पहले। इफ यू आर इनसाइड और नियर बेन गुरियन एयरपोर्ट यू मस्ट इवैक्यूएट एंड मूव अवे इमीडिएटली। अगर आप बेन गुरियन एयरपोर्ट के अंदर हैं या आसपास हैं तो आप फौरन वहां से हट जाइए, वहां से चले जाइए कहीं और, क्योंकि यमनी आर्म फोर्सेस हाउथीज वाली लगातार टेल अवीव को रोज डेली बेसिस पर टारगेट कर रहे हैं। और आज उनका फोकस बेन गुरियन एयरपोर्ट पर है, क्योंकि इससे पहले याहिया सारी और बाकी यमनी लीडर्स ने कह दिया था, आई फॉर एन आई, एयरपोर्ट फॉर एन एयरपोर्ट, पोर्ट फॉर एन पोर्ट, यानी एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट और बंदरगाह के बदले बंदरगाह। फिलहाल इफ़ यू आर इनसाइड और नियर ये कहा गया है, अगर आप एयरपोर्ट के करीब हैं, आसपास हैं, कोई और बिल्डिंग है, तो अपने आप को एयरपोर्ट से 500 मीटर के फासले पर कर लीजिए,
क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट खतरे में है। खुद आईडीएफ को पता था, अगर ये दावा किया जा रहा है अरबी में लिखे लेटर में, अगर ये इसके बावजूद एयर डिफेंस नहीं कर पाए तो इट मीन्स हाउथीज की मिसाइल को कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं सोचता हूं कि अगर उन्होंने एक साथ ईरान की तरह 50-100 मिसाइलें दाग दी, उनके पास होंगी, दाग दी, तो क्या होगा। आपको बताया था मैंने बिल्कुल सुबह के बुलेटिन में कि यूएन का डेलीगेशन, बल्कि जो आप यूं समझिए कि बड़े जो वो होते हैं ओहदेदार यूएन के, वो उस वक्त यमन के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर भयंकर आग लगी, लोगों में भगदड़ मच गया। आपने पिछला वीडियो देखा होगा मेरा। तो वहां जो है, अब जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा है कि यमन के ऊपर जो हुदैदा पर और सना पर हमले किए हैं इजराइल ने, वो एक अलार्म है, चेतावनी है, वार्निंग है, और इससे एस्केलेशन बढ़ेगा। बार बार दी गई है वार्निंग कि यमन के हाउथी से मत लड़िए। देखिए, लेबनान और हमास की बात और थी कि वो सब दोनों आपकी ज़मीनी सरहदों से मिल रहे थे, आपकी पूरी ज़मीनी फ़ौज वहाँ चली गई, आप यमन नहीं जा पाएंगे, तो आप कब तक अपनी एयरफोर्स से वहाँ हमले करेंगे। वहाँ मत जाइए, आप जीत नहीं पाएंगे। लेबनान में जो इजराइल की आर्मी है वो अब हल्के हल्के करके निकलना शुरू हो गई है, कुछ इलाकों से वो अब वापस जा रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा भाग रही है या खदेड़ी जा रही है, ये सब जो झूठे अल्फाज यूज़ करते होंगे, मैं नहीं करता। मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ कि लेबनान के अंदर आईडीएफ तबाही मचा रही, उन्हें कौन खदेड़ेगा। अब वो मुआहदे के तहत निकल रहे हैं बाहर। हमारे थंबनेल में जितना होता है उतनी आपको कहानी दिखाते हैं, उससे ज़्यादा भूकाल नहीं काटते, व्यूज़ आए ना आए। लेबनीज आर्मी सेज इजरायली फोर्सेज विड्रू फ्रॉम वादी अल हुजैर। वादी अल हुजैर के बारे में मैंने आपको सुबह वाली न्यूज़ में दिखाया था कि किस तरीके से जब इजरायली आर्मी वहाँ से निकल रही है तो दोनों तरफ सड़कों को खोद रही है, हालांकि अब बर्बाद करके जा रही थी। वादी अल हुजैर एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम जगह है लेबनान की, और ये डायरेक्ट यहाँ से हिट बहुत आसानी से हो सकता है इजराइल के कब्जे वाले इलाके। लेबनीज आर्मी ने यह जानकारी दी है कि इजरायली फोर्सेज ने वादी अल हुजैर से जो है विड्रॉ कर लिया, यानी वो वहां से निकल गई हैं, वापस अपने इलाकों में, इजरायली कब्जे वाले इलाकों में जा रही हैं। ये स्ट्रेटजिक वैली है जो कि साउथ लेबनान में आती है, और कहा गया है कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस दैट हैड एडवांस टू, ये जो अल कंतारा, अचित, अल कुसैर, वादी अल हुजैर की तरफ बढ़ चुकी थीं इजरायली फोर्सेस, उन्हें अब वापस जाना पड़ा है। 5 नेशन कमेटी जो है, जो 5 देशों की, अमेरिका की है और फ्रांस की है, इजराइल की है, लेबनान की, ये सब लोग मिलके कह रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूशन करो, आपने जो मुआहदा किया था, सीज फायर किया था, 1 महीना पूरा हो रहा है, आप 1 महीना आपके पास बाकी है, आपको जाना वहाँ है जापान और आप जा रहे हो तेहरान, ये क्या चक्कर है भाई, पीछे जाओ, आगे कहाँ बढ़ रहे हो। तो इस वजह से जो है वो कहा गया है। कमाल अदवान हॉस्पिटल नॉर्थ गज़ा का जो निशाने पर है, और 5 अक्टूबर से जो नॉर्थ गज़ा के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा मिशन चला रही है आईडीएफ, उसमें कल एक बड़ा वहशियाना हमला पेश आया है। कमाल अदवान हॉस्पिटल का स्टाफ और बाकी आम लोग जिस बिल्डिंग में ठहरे थे अदवान हॉस्पिटल के बराबर में, उस पर इजराइल ने बमबारी की, और इस बमबारी में सिर्फ एक ही जगह पर, आप नोट कीजिएगा फिगर, 50 लोग मारे गए, 50 फ़लस्तीनी शहीद हुए। और इसमें कमाल अदवान हॉस्पिटल का स्टाफ भी था, इसमें एक पीडियाट्रिशियन थे, और इसमें एक लैब असिस्टेंट था, और बाकी नर्स वगैरह काफ़ी स्टाफ था जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर उस बिल्डिंग में रह रहा था, और बाकी आम लोग भी थे। इसको हिट किया गया है। लगातार इजरायली फ़ौज कह रही है कमाल अदवान हॉस्पिटल को खाली किया जाए, काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों की यहाँ जान जोखिम में है, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मारे जा चुके हैं, कई लोग ज़ख्मी हैं, मरीज़ भी हैं, बावजूद इसके इस पर हमले नहीं रुक रहे। कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो इस वक्त इजराइल को रोक ले। दुनिया की ताकतों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो रोक सकते हैं उन्हें इजराइल को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल इजराइल की, उन्होंने सारा नेतन्याहू, जो कि वाइफ है बेंजामिन नेतन्याहू की, उनके खिलाफ जांच चलाने की बात कही है। मैंने सारा के लिए आपको पहले भी एक वीडियो अलग से दिखाया था। कुछ लोग नाराज़ हो गए कि आदिल भाई आपके स्टैंडर्ड की खबर होती है। सर, बेंजामिन नेतन्याहू इज़ अ हॉट केक, हर रोज़ वो आता है खबर में। उसकी बीवी भी एक खबर है, क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगे करप्शन के इल्ज़ामों की
में मुलविस जो गवाह हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उन गवाहों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। ये इल्ज़ाम है उसके ऊपर, तो ये खबर है सर। वो नेतन्याहू को बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी गद्दी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो सारा नेतन्याहू के खिलाफ अटॉर्नी जनरल, इजराइल की अटॉर्नी जनरल बेन गुरियन और नेतन्याहू की खिंची हुई है। बेन गुरियन नेतन्याहू एक तरफ और अटॉर्नी जनरल एक तरफ। बेन गुरियन को वो कहती है कि इसे हटाओ गद्दी से, क्योंकि ये हमारे काम में मुदाखलत करता है, पुलिस के काम में मुदाखलत करता है, इसकी बीवी भी करती है। बेन गुरियन और नेतन्याहू इसे हटाना चाहते हैं। अब उस औरत का, अटॉर्नी जनरल एक फीमेल है, उसका एटीट्यूड देखिए। उसने नेतन्याहू की बीवी के खिलाफ जांच शुरू करवाने की बात कही, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के मामले में जो गवाह है उसे धमकाने का काम कर रही थी। अब इस मामले में सारा नेतन्याहू को अगर गिल्टी पाया जाता है तो 2 से 7 महीने की सजा हो सकती है। देखिए, अब फैमिलीज जो हैं इजरायली हॉस्टेजेस की, वो भी कुछ ऐसा करने वाली हैं जिससे नेतन्याहू के लिए आगे मुश्किल बढ़ जाए। वो क्या करने वाली हैं कि अगर गजा में सीज़फायर डील नहीं हुई, होस्टेज डील नहीं हुई, कैदियों की अदला बदली नहीं हुई और नेतन्याहू ने उसे लटकाने का या फिर रद्द करने का सोचा, तो ये तमाम हज़ारों लोग जो रोज़ या हफ्ते में 2 बार तो बहुत ज़ोर शोर से तेल अवीव में और बाकी शहरों में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, होस्टेजेस को वापस लाने की मांग करते हैं, यही हज़ारों लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन, अगर गजा डील को ब्लॉक करता है नेतन्याहू, तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किल है। एक तरफ उसे जंग कई मुहाने पर लड़नी है और दूसरी तरफ अपनी आवाम से भी पार पाना है। पुतिन ने कहा है कि स्लोवाकिया कुड होस्ट पीस टॉक्स विद यूक्रेन। अब पुतिन इशारा दे रहे हैं और बार बार वो कहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं। अगर वो हम पर बाहर से खैरात में मिले और बम बरसाता रहेगा तो हम जवाब देंगे। स्लोवाकिया को वो कहते हैं कि स्लोवाकिया होस्ट कर सकता है हमारे बीच पीस टॉक्स को, हमारे बीच अमन मुज़ाकरात को, शांति पर बातचीत को, शांति समझौता करने को लेकर हम यूक्रेन और रूस शांति समझौता कर लें। इसके लिए स्लोवाकिया बातचीत की पहल कर सकता है, हमें मिलवा सकता है, वो होस्ट कर सकता है, लेकिन शर्तें वही होंगी। ये सब कुछ है। खैर, आखिरी खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया का एक फ़ौजी जो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था, वो लड़ते लड़ते यूक्रेन के फ़ौजियों के हत्थे चढ़ गया है। अब किम जोंग उन क्या डायरेक्ट यूक्रेन से कहेंगे हमारा फ़ौजी प्यों प्यों छोड़ दो, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर तो है ही है। ये अच्छी बात है, हमने देखा कि उसे मारा नहीं, उसे जिंदा पकड़ा और उससे बात की। अब फिलहाल नॉर्थ कोरियन फौजी वो यूक्रेन की फौज की कैद में है। देखते हैं कि ये जंग आगे किस तरफ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो आप देख रहे थे। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद, खबरों का खादिम, और आप हैं बहुत प्यारे व्यूअर्स। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा।